वॉइस क्लियर? वॉइस ठीक है, ठीक है, बोलो। वॉइस आ रही है? वॉइस वॉइस क्लियर आ रही? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट का नाम तो तुम्हें पता ही है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। सब्जेक्ट क्या है? एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। जर्नल है, कुछ नहीं है, डेली यूज में जो देखते हैं वही करना है और कुछ नया नहीं। तो एस्टिमेशन का मतलब क्या है, पहले चलते हैं एस्टिमेशन क्या होता है। जो चीज़ का एस्टिमेशन करते हैं, क्या करते हैं? अंदाजा लगा, अंदाजा लगा। कॉस्ट किस पे? हाँ, तो एस्टिमेशन क्या है? केवल यही है, जो डेफिनेशन बोली यही है, बस यहाँ पे टेक्निकल भाषा में लिख देना है। एस्टिमेशन में किसी भी प्रोजेक्ट में होने वाले मटेरियल का यूज देखा जाएगा, कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है और उस मटेरियल की कॉस्ट क्या है। मतलब एस्टिमेशन में हम एक पहले निकालेंगे क्वांटिटीज, मटेरियल क्वांटिटीज, और उनके बेसिस पे निकाला जाएगा उसका रेट। एक बार तुम्हें मटेरियल की क्वांटिटी पता चल गई कितना यूज होने वाला है, उसके बाद उसकी कॉस्ट मार्केट की तुम्हें पता ही होगी। शेड्यूल रेट होते हैं, हर स्टेट का शेड्यूल रेट अलग होता है और इंडियन का शेड्यूल रेट अलग होता है। हर जगह डिफरेंट डिफरेंट वेरी करता है। ये हमारा जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है वो एक शेड्यूल रेट देता है हर जगह का, डिस्ट्रिक्ट का होगा या फिर अलग अलग जगह का। उसके हिसाब से हम क्वांटिटी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा क्या निकल के आ जाता है, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। क्योंकि सरकारी काम का है तो सरकारी में से लेना पड़ेगा, प्राइवेट वाले तो अलग कॉस्ट देते हैं, उनका नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट का कॉस्ट रेट होता है वो हर अपने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के पास होता है। एक बार तुम पहले क्या निकालोगे, क्वांटिटी, वो जो रेट दिया है उससे मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट निकल के आएगा। एस्टिमेशन और कॉस्टिंग बिल्कुल वो नहीं होती, क्या एब्सोल्यूट नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है जो तुमने बिल्कुल निकाल दी उतना ही खर्चा आने वाला है, ये एक अप्रोक्सीमेशन होता है। ऐसा नहीं है जो तुमने निकाला है ना बिल्कुल उतनी ही क्वांटिटी लगने वाली है और बिल्कुल उतना ही पैसा लगने वाला है। ये क्या होता है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होती है, लगभग इतना खर्चा लग जाएगा। अब तुम्हारे पास उतने पैसे होंगे तो काम चला लेना, अगर तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं होंगे तो हम उस प्रोजेक्ट को नहीं करेंगे। मतलब क्या करना है, पहले कॉस्ट निकालनी है, पैसे निकालने, फिर ये देखना है मेरे पास पैसे हैं या नहीं, मैं उस काम को करूँ या नहीं करूँ। गवर्नमेंट हर कोई प्रोजेक्ट तो करती नहीं है, प्रोजेक्ट तो उनके पास बहुत सारे आते हैं, ये ब्रिज बनाना है, ये फ्लाईओवर बनाना है, ये रोड बनानी है, पर हर कोई प्रोजेक्ट वो करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उसका क्या निकालते हैं, एस्टिमेट निकालते हैं। एस्टिमेट निकालने के बाद उनको वो लगता है फिजिबल है तो वो करते हैं, नहीं लगता तो नहीं करते। हम मोस्टली में नहीं लगता है, बहुत रेयर एंड रेयर केस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो वो सभी करके आते हैं, वरना कोई नहीं करता। चलो फिर चलते हैं, एस्टिमेशन की डेफिनेशन क्या है। एस्टिमेशन find the quantities used and cost क्या निकाली जाती है, क्वांटिटीज निकाली जाती है और क्या निकाली जाती है, कॉस्ट निकाली जाती है। ये तो है एस्टिमेशन की डेफिनेशन। तुमने क्या निकाल दी, पहले क्वांटिटी निकाल दी और फिर क्या निकाल दिया, कॉस्ट निकाल दिया। दो ही काम करने हैं एस्टिमेशन, पहली क्वांटिटी दूसरा कॉस्ट। पूरा सब्जेक्ट इन दोनों के ऊपर ही चलेगा। पहले तुम क्वांटिटी निकालना सीखोगे, चैप्टर का नाम में लिखाया था मैंने क्वांटिटी, और दूसरे में तुम निकालना सीखोगे कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। तुम्हें हर चीज़ की अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट भी पता होनी चाहिए, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। टेबल होती है सबकी कॉस्ट की, वो हम देखेंगे। तो दो चीज़ निकालनी केवल पूरे सब्जेक्ट में, क्वांटिटी एंड कॉस्ट। ये तो क्या डेफिनेशन। अब किसी को करने के कोई ना कोई क्या होंगे, रीजन होंगे कि एस्टिमेशन करते क्यों है। पहला रीजन क्या है, एस्टिमेशन क्यों किया है, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी देखने के लिए कि हम इस प्रोजेक्ट को करने वाले हैं या नहीं। पहली बात क्या है, फिजिबिलिटी, चलो बाद में लिखेंगे इसका।
पहली बात क्या है, फिजिबिलिटी। दूसरी बात तो यही है कि कितनी क्वांटिटी लगने वाली है। अब क्वांटिटी जिस चीज की लगने वाली है वो तुम्हारे वहाँ अवेलेबल है या नहीं। ऐसा नहीं है ना ताजमहल बनाने आज की डेट में लग गए, पत्थर कहीं बाहर से आया था, आज तो नहीं बन पाएगा, इसलिए तो दूसरा ताजमहल नहीं बन रहा, और बना लेते ना, क्योंकि उस टाइम तो उनके पास पैसे थे, उन्होंने बाहर से ताजमहल के लिए मंगवा लिया पत्थर। आज नहीं मंगा पाएंगे, बहुत महंगा हो जाएगा। तो फिर दूसरी बात, मटेरियल तो तुमने देख लिया कि कौन सा यूज होने वाला है, अब ये भी तो देखना पड़ेगा वो मटेरियल तुम्हारे पास है या नहीं। दूसरा क्या देखना है, मटेरियल अवेलेबिलिटी। ठीक है। थर्ड चीज, कॉस्ट देखनी है, कितने पैसे लगने वाले हैं, मेरे पास उतने पैसे हैं या नहीं। और फोर्थ बात, इन सबको करने से फायदा क्या है। जैसे मैंने कोई भी चीज बनाई, आज हमने रोड बनाई, जो नेशनल हाईवे वाले रोड बनाते हैं, क्यों बना देते हैं, उससे क्या फायदा। पहला तो यही फायदा है, वोट मिल जाएंगे, है ना। दूसरा फायदा ये है वो टोल टैक्स लगाएंगे, उस कॉस्ट जो रोड को बनने में कॉस्ट आई, उसके पैसे कहाँ से निकाले जाएंगे, टोल टैक्स। तो देखेंगे कि ये रोड कितने शहरों से जा रही है, टोल टैक्स ऐसी जगह पे लगाना पड़ेगा ना जहाँ पे मैक्सिमम व्हीकल जाते हो, तभी तो उनसे पैसे वसूल किए जाएंगे। अब टोल टैक्स उन्होंने ऐसी जगह पे लगा दिया जहाँ पे लोग ही नहीं जा रहे, फायदा नहीं होगा। तो इससे ये देखा जाता है मेरी जो प्रोजेक्ट बना है इससे मुझे कितना फायदा होने वाला है। रोड से क्या फायदा होगा, टोल टैक्स मिल जाएगा। हमारी जो कैनाल बनेगी उससे क्या फायदा होगा, फार्मर्स को पानी मिलेगा, उसके बदले में उनको पैसे लिए जाएंगे। ठीक है। और जितने भी हैं, और जितनी भी बनाई जाएगी कुछ ना कुछ, अगर रेंट पे कोई चीज बनानी है, जैसे हाउस बनाए जाते हैं, उससे क्या लिया जाता है, रेंट लिया जाता है। मतलब कोई भी चीज जो तुम बना रहे हो उससे तुम्हें क्या होने वाला है, फायदा क्या होने वाला है। अगर फायदा ज्यादा हुआ करेंगे ही, नहीं हुआ। तीन चार रीजन है। एस्टिमेशन, इससे भी रहना है, फिर होना चाहते हैं। पहला क्या था, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी देखनी है। फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है। रीजन है क्यों एस्टिमेशन किया जाता है। देख लो पुराना लिख लिया तो ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसमें, टू फ्लोट द टेंडर। टेंडर क्या होता है, टेंडर क्या होता है, सुना तो वही नाम, बोलो बोलो।
प्रोवाइड कैसे करते हैं। क्या है टेंडर? टेंडर एक इन्विटेशन लेटर होता है। टेंडर क्या होता है? इन्विटेशन लेटर होता है जो न्यूज़पेपर या फिर ऑनलाइन सर्कुलेट किया जाता है। जो सर्कुलेट किया जाता है, मैं इन्विटेशन कर रहा हूँ किनको? फर्म्स को बुलाया जाता है, कंस्ट्रक्शन फर्म्स को बुलाया जाता है कि वो आके हमारे काम को करें। क्या होता है? एक इन्विटेशन लेटर होता है जो ये होता है ना, ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। न्यूज़पेपर में कई बार कटिंग में देखा होगा, लिखा होता है ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, कि बुलाया गया है लोगों को। कई बार इंटरनेशनल भी होता है, नेशनल भी होता है, बहुत सारे टाइप के टेंडर होते हैं, आगे पढ़ेंगे टेंडर वाले। तो क्या होता है, न्यूज़पेपर या फिर इंटरनेट पे सर्कुलेशन प्रोवाइड किया जाता है कि हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है, जो जो इसे बना सकता है वो आ जाओ। तो इसमें क्या होगा, जैसे कुछ देश की होंगी, विदेश की होंगी, या छोटा होगा तो हमारे देश की होंगी, वो सब फर्म्स आती हैं, वो अपनी बिड लगाती है। क्या लगाती है? बिड लगाती है कि मैं इस काम को इतने इतने रुपए में कर दूंगा। जैसे यहाँ टनल, आजकल बहुत टनल बनती है तो देखा होगा, या न्यू विस्टा प्रोजेक्ट का नाम सुना था? न्यू विस्टा प्रोजेक्ट का नाम नहीं सुना? नई जो सेंट्रल वो बनी थी, क्या बनी थी? संसद बनी। तो उसके लिए टेंडर फ्लोट कराया गया, उसको टाटा ने जीता। तो वो बनाई किसने? सब टाटा ने। क्योंकि उसने क्या किया होगा, उसने बिड लगाई होगी। जो सबसे कम बिड लगाता है कि मैं इतने रुपए में से करके दे दूंगा, उसे टेंडर क्या दे दिया जाता है? उसे टेंडर दे दिया जाता है। अब जरूरी नहीं कि हर बार सबसे कम वाले को ही दिया जाए, ऐसा नहीं है। कोई भी नॉर्मल इंसान जाके सबसे कम पैसे लगा के आ गया, उसे दे दिया जाए। उस पर भरोसा भी होना चाहिए कि हाँ ये काम कर सकता है। उसके पास्ट एक्सपीरियंस को देखा जाता है कि हाँ इसने पास्ट में काम किया है या नहीं किया है। बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, पर जनरली यही ध्यान में दिया जाता है जो सबसे अच्छा और जो सबसे कम कॉस्ट में कर देगा, टेंडर उसे दे दिया जाएगा। समझ में आया? अब वो कॉस्ट बिड करेंगे, तो उसके लिए मुझे भी पता होना चाहिए ना टोटल कॉस्ट आने वाली कितनी है, तभी तो उनकी कॉस्ट देखी जाएगी कि हाँ ये कॉस्ट सही बोल रहा है या नहीं। अब उन्होंने कुछ भी बोल दिया अपनी मर्जी से। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे 4-5 लोग आ गए बिड लगाने के, उनका ग्रुप बन जाता है कि इस टेंडर का सबसे कम तुम ही लेगा ना, मतलब आपस में ग्रुप बन जाता है, बैठा लेते हैं वो कि हाँ इसे मिलना चाहिए, इस बार इसे मिल जाएगा, अगली बार किसी और को मिल जाएगा। तो क्या होता है, ग्रुप बन जाता है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बना लिया आपस में, पहला काम तुझे मिल जाएगा, दूसरा तुझे मिल जाएगा, तो ग्रुपिंग हो जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये लगा एस्टिमेशन कर लिया जाता है कि हाँ इतने पैसे लगने वाले हैं, ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता ना बिल्कुल आंख बंद करके। इसलिए क्या करते हैं, टेंडर को फ्लोट करने से पहले भी हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालते हैं कि हाँ कितने पैसे लगने वाले हैं। अप्रोक्सीमेट होता है, पहले बता दिया। तो ये तो था टेंडर। एस्टिमेशन होता क्या है, एस्टिमेशन के रीजन क्या है। अब एस्टिमेशन के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, किन किन चीजों की जरूरत होती है बताओ। किन किन चीजों की जरूरत लगती है? सही बात, कौन बोले? तीन चीजें होती हैं। तीन चीजों की जरूरत होती है एक प्रोजेक्ट को या एक प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन के लिए। पहली चीज ड्राइंग। क्या होती है? डिप्लोमा वाले ने तो 5 सेमेस्टर में की होगी। कितने सेमेस्टर में? 5 सेमेस्टर में एम ही हो गई, एक नहीं होती है कि है मैडम में इनके वहाँ तो एक में ही होती है, बीटेक में एक में होती है, फर्स्ट ईयर में होती है, बीटेक में सेकंड ईयर से गायब हो जाती है। डिप्लोमा में हर सेमेस्टर में होती है, एक सेमेस्टर में नहीं होती, पता नहीं कौन सी नहीं होती, 5वें में नहीं होती, बाकी सब में होती है। डिप्लोमा में ईडी सब में होती है, इंजीनियरिंग में। तो पहली चीज तो यही चाहिए, ड्राइंग। क्योंकि जो काम होगा सारा किसके किसके ऊपर होगा? ड्राइंग के ऊपर। ड्राइंग बनाई जाती है, क्या क्या बनाना सीखा था वहाँ? प्लान, सेक्शन। तो मेनली जरूरी हमारे वहाँ यही बनते हैं, बनाने से बहुत चीजें देखी हुई। बट जो सिविल इंजीनियरिंग में यूज होती है, प्लान, एलिवेशन, प्रोसेस, ये तीन चीजों की जरूरत पड़ती है किसी भी। ड्राइंग किस चीज की होगी? प्लान की होगी, एलिवेशन की होगी, और क्रॉस सेक्शन की होगी। जहाँ पे कोई नई चीज आती है, जैसे कहीं पे हमें विंडो डालनी है, डोर डालना है, तो वहाँ क्रॉस सेक्शन बना के दिखाना पड़ता है, हाँ इस जगह पे। ठीक है, तो ड्राइंग चाहिए। ड्राइंग में क्या होगा, सारी डिटेल होगी, कौन सी चीज कहाँ प्लॉट की गई है, तो कौन सी चीज कहाँ बननी है। तो ये क्या बताएगी, कौन सी चीज कहाँ बननी चाहिए। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें कौन सी चीज कहाँ बननी चाहिए, कौन बताएगी? ड्राइंग बताएगी। दूसरी चीज होती है स्पेसिफिकेशन। क्या होती है? स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन तुम दोगे,
कि मुझे ये काम करवाना कैसे करवाना है। अब तुम्हें घर पे क्या करवाना, लाइनिंग करवानी है। लाइनिंग का मतलब कवर करवाना। वो कैसे होगा, तुम बताओगे मुझे टाइल लगवानी है, तुम ही बताओगे ना, तुम्हारा काम तुम बताओगे कि मुझे टाइल लगवानी है, मार्बल लगवाना है, या जो भी चीज लगवानी है। कितना आएगा, स्पेसिफिकेशन। ये क्या बताएगा, कौन सी चीज कहाँ बननी है, ये बताएगा कैसे बननी है, किस चीज का यूज होना चाहिए। तुमने फ्लोर बनवाना है, खाली खाली सीमेंटेड फ्लोर है, टाइल का है, मार्बल का है, अब तो बहुत सारी चीजें आती है, मोज़ेक है, हजार चीज। तो ये स्पेसिफिकेशन में आता है कि तुम काम को किस चीज से करवाना चाहते हो। करने के तरीके हजार है, तो इस स्पेसिफिकेशन में बताया जाएगा कि तुम किसी काम को किस चीज से करवाना चाहते हो। ठीक है। थर्ड में आती है यूनिट टेस्ट। क्या था, तुम करवाना तो चाहते हो, चीज में पैसा कितने लगने वाला है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तीन चीजें लगेंगी, पहली ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, रेट। हर चीज का रेट पता होना चाहिए, फिर काम करवा पाओगे। इसीलिए स्पेसिफिकेशन में दो टाइप की आती है, एक होती है अप्रोक्सीमेट और एक होती है डिटेल। एक होता है अप्रोक्सीमेट स्पेसिफिकेशन, शुरुआत में बताई जाती है। जैसे घर बनवाते हैं, ठेकेदार से बनवाते हैं, आजकल ठेकेदार से बनवाते हैं ना, कई सारे ठेकेदार को बुलवाते हैं हम कि हमने ये करवाना है घर में, तो वो बताता है, सब अपने अपने रेट बताते हैं, इतने रुपए लग जाएंगे। तो उन्हें हम पहले क्या देते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट देते हैं, बोलते हैं हमें टाइल लगवानी है, मार्बल लगवाना है, घर ऐसे बनवाना है, ये पूरी करना है। तो उससे पहले अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट दिया जाता है, सब ठेकेदार तुम्हें अपने अपने रुपए बता के जाएंगे, कितने रुपए लग जाएंगे। फिर तुम किसे चुनोगे, जो सबसे कम में कराएगा, सीधी सी बात। फिर जिसको तुमने चुन लिया, एक बार जिसको तुमने काम दे दिया, उसे तुम्हें क्या देना पड़ेगा, डिटेल स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा कि हाँ ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए। शुरुआत में तुम अप्रोक्सीमेट दोगे कि हाँ ये बनवाना, ये बनवाना। एक बार जब उसने हाँ बोल दिया किसी ने और तुमने किसी को चूज कर लिया, फिर उसे क्या दोगे, डिटेल स्पेसिफिकेशन दोगे कि इस चीज पे ये लगवाना है, इस चीज पे ये लगवाना है। तब जाके क्या होगा, तुम्हारा काम सही से होगा। वरना इतनी लड़ाई होगी घर बनवाने में, घर ही नहीं बनेगा। कभी घर का बनवाने का काम देखा घर बनते बहुत लड़ाइयाँ होती है ठेकेदार के काम। तो उसे क्या देनी पड़ती है, दोबारा में डिटेल एस्टिमेट देना पड़ता है पहले चूज करने के लिए, अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट में क्या होता है, अप्रोक्सीमेट में बस क्या होती है, क्वांटिटीज होती है, जनरल। जनरल क्वांटिटीज, और क्या होंगी, मटेरियल। ये क्या होंगी, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में ये चीज लगवानी है, यही मटेरियल यूज होना है। डिटेल में तुम बताओगे वेयर मटेरियल यूज, कहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज करना है। दूसरी बात बताओगे वर्कमैनशिप। वर्कमैनशिप क्या होती है, वर्कमैनशिप में आती है तुम्हारी क्वालिटी। जैसे घर बनना है, मोटार कई टाइप का होता है, नाम तो सुने ही होंगे, M15, M20, M25। जितनी बात जितना ग्रेड बढ़ेगा उतनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी। फिर किसमें बताओगे, वर्कमैनशिप कि मुझे कौन सी ग्रेड चाहिए। मार्बल में कई टाइप के आते हैं, व्हाइट है, ब्लैक है, हजार टाइप के आएंगे। शुरुआत में तुम बताओगे मार्बल लगाना है, यहाँ कौन सा लगाना है, ये इसमें भी तो है। तो उसके अंदर तुम्हें बताया जाएगा कि हाँ मुझे मार्बल भी लगवाना है, तो ये वाला लगवाना है ना। तो ये सब किसके अंदर आएगा, वर्कमैनशिप का मतलब होता है क्वालिटी। एक तरह से तुम लगा सकते हो क्वालिटी। वर्कमैनशिप जितनी अच्छी मतलब क्वालिटी उतनी है। ठीक है, मटेरियल मटेरियल वर्कमैनशिप, और क्या रेट में रेट किस किस से पता होना चाहिए। एक काम को करने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट करना है, चार चीजों की जरूरत होती है मेनली। ये चार चीजें क्या क्या होती है, इसका नहीं है, अलग से बता रहा हूँ। 4M प्लस की जरूरत होती है काम को करने के लिए, 4M प्लस की जरूरत होती है। पहला M होता है मटेरियल, एक काम को करने के लिए मटेरियल चाहिए होगा। दूसरा होता है मशीन। तीसरा होता है मैन पावर। चौथा होता है मनी। और टी क्या होता है, एक कोई भी काम इन पांचों की बिना नहीं, ये पांच चीज चाहिए होगी। क्या होता है, 4M प्लस टी। तो टी तो यही आ गया, रेट्स। रेट्स क्या है अपने आप में, क्या है, मनी। एम तो यही आ गया, मनी।
तो रेट से क्या पता चलेगा? मनी। बाकी के 3M की क्या होंगी? रेट बताइए, टाइम का तो रेट होता है। तो बाकी ये तीनों चीज का रेट बताना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मटीरियल, मटीरियल का रेट क्या है, मशीन का रेट क्या है, और मैन पावर का रेट क्या है। इसका नियम मैंने जनरल बता दिया। एक काम को करने के लिए इन 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। 4M प्लस, इनके बिना काम नहीं हो सकता। इसके अलावा जो चाहिए वो चाहिए, अभी ये तो चाहिए ही। ठीक है, तो यहाँ रेट से निकालने हैं किस किसके? मटीरियल के, मशीन के और मैन पावर। सबके फिक्स रेट होता है, वो सुनी होगी ना, डेली वेज होती है, कहीं 500 रुपये चल रही है, 800 रुपये चल रही है, वो इसके अंदर ही आता है मैन पावर के अंदर, कि तुम्हारे वहाँ लेबर का रेट है क्या है। लेबर का अलग होगा, मिस्त्री का अलग होगा, कारपेंटर का अलग होगा, वो इसके अंदर आता है। सरकारी काम में सब कुछ फिक्स होता है, घर के काम में तो हम अपनी मर्जी से दे देते हैं, सरकारी काम में सब कुछ होता है, डिटेल रेट होता है कि कौन से काम की कितने रुपये। तो ये चीज़ है कि हमें एक प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन करने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत है। पहला ड्राइंग, दूसरा स्पेसिफिकेशन, तीसरा हो गया काम। एस्टिमेशन इन चीज से बन जाएगा। चलते हैं एस्टिमेशन की तरफ। ये सब क्या थी? पहली डेफिनेशन थी एस्टिमेशन होती क्या है, दूसरे रीजन थे क्यों एस्टिमेशन किया गया, तीसरी क्या थी? किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी एस्टिमेशन की। अब एस्टिमेशन होता कैसे ये पढ़ा जाएगा और पूरा सब्जेक्ट इसमें निकल जाएगा एस्टिमेशन के तरीके। चलो सब चलता है, स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ एस्टिमेशन। क्या क्या है? मेथड ऑफ एस्टिमेशन। जनरली दो टाइप के मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है, पहला होता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, जो हम शुरुआत में करते हैं। और दूसरा होता है डिटेल। दो टाइप के एस्टिमेशन होंगे। एस्टिमेशन कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन, दूसरा है डिटेल एस्टिमेशन। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन शुरुआत में किया जाता है, ये शुरुआत में कहानी बताई मैंने सारी, ये किसकी थी? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन की थी। ये सारा तुम्हें अप्रोक्सीमेट आइडिया देगा, कितना मटेरियल लगने वाला है, क्या लगने वाला है, काम किया जाए या ना किया जाए, वो सब किसके बेस पे होगा? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन। डिटेल एस्टिमेशन जब काम को अप्रूवल मिल जाता है, हाँ ये काम करना है, उसके बाद डिटेल एस्टिमेशन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हमें पैसे लेने होते हैं। पहले में तुम केवल जानते हैं हाँ इसके आसपास पैसे लगेंगे। एक बार तुम्हारे काम को अप्रूवल मिल गया गवर्नमेंट से कि हाँ ये काम करना है, फिर बनाया जाएगा डिटेल एस्टिमेशन। गवर्नमेंट से पैसे लेने डिटेल एस्टिमेट बना के, तो ये डिटेल एस्टिमेशन पैसे लेने के लिए बनाया जाता है, और ये अप्रूवल लेने के लिए। देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन किसके लिए? अप्रूवल लेने के लिए, हाँ ये काम किया जाए या ना किया जाए। और डिटेल एस्टिमेशन अप्रूवल मिल चुका है, अब क्या लेना है? गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं, कितना पैसा लगने वाला है, इतने पैसे दे दो। पहला चलता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन। जैसे मैंने बताया किसके लिए होता है? जनरल क्वांटिटीज या रेट नापने के लिए, कितना पैसा लगने वाला है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के लिए। गवर्नमेंट का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जिस एडमिनिस्ट्रेशन में तुम कार्य कर रहे हो उसके लिए एस्टिमेट बनाया गया है उससे। तो पहला काम क्या है? जनरल तुम्हें कॉस्ट पता करनी है, कितनी कॉस्ट आने वाली है। दूसरा, प्रोजेक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल लेनी है। ठीक है, सब कुछ लिखते हैं। दिस एस्टिमेट ओवर
होता है बेसिक एक्सपीरियंस के ऊपर बनाया जाता है कि इतना पैसा लगने वाला है, तो कोई उसको एक्सपीरियंस होता है बना देता है कि हाँ इतना पैसा लगेगा। अब इसको करने के फायदा क्या है, इट इज जस्ट फॉर इसके लिए जाता है एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल। ये जितनी बातें लिखी जा रही है ना बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में आएगी। इसके लिए जाता है एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल, ऐसे आएगा ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा। ठीक है, इसमें जो बातें लिखाई जाएगी तो अपने अपना ऑब्जेक्टिव ही होगी, फालतू कुछ नहीं लिखाया जाएगा। तो जितनी भी लाइन है सब अपने अपना ऑब्जेक्टिव है। इट इज डन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल। ठीक है, तरीके क्या है? अब अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेथड्स फॉर कई सारे मेथड है। ठीक है, क्या रहेगा? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन किया जाएगा। पहला है प्लिंथ एरिया, नाम सुना है? प्लिंथ एरिया। नंबर 2 है, और किसी नाम सुना? मैं तो बोल दिया करो ऐसे। हाँ, पूरा नाम तो बोलो। तीसरा टिपिकल वे में। फोर्थ 4 तरीके अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन। प्लिंथ एरिया, क्यूबिक कंटेंट, टिपिकल वे और यूनिट क्वांटिटी। तो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? दिक्कत होगी तो बता दो। मैं तो हिंदी नहीं बोल रहा। प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिक कंटेंट मेथड, टिपिकल वे मेथड, यूनिट क्वांटिटी मेथड। चारों मेथड अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। इसलिए 4 मेथड अलग अलग जगह पे यूज होते हैं, एक जगह पे यूज नहीं। सबका अपना काम है किस जगह पे कौन सा यूज होगा उस हिसाब से किया जाता है। और एमसीक्यू ऐसे ही आते हैं, इसी पे आएंगे कौन सा एस्टिमेशन किस जगह पे किया जाए, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसको पहला वाला ही है। इंपॉर्टेंट तो क्या है, सबसे बड़ा वही है। पहला क्या है? प्लिंथ। प्लिंथ क्या होता है? ये जो जमीन होती है जिसके ऊपर प्लिंथ बनाई जाती है। जैसे हमने कोई जमीन खरीदी, कुछ स्क्वायर फुट जमीन खरीदी, 500 स्क्वायर फुट बनाते हैं, ये हमने जमीन खरीदी पूरी, ये हमारा प्लॉट एरिया। क्या होता है? जैसे तुमने 500 स्क्वायर फुट जमीन खरीदी, 1000 खरीदी, जितनी भी खरीदी, जितनी तुमने जमीन खरीदी, प्लॉट कहते हैं ना, प्लॉट इतने का इतने का, वो तुम्हारा प्लॉट एरिया होता है। उसमें से अब तुमने जितने पे घर बनाया या कुछ भी बनाया, मान लो तुमने इसके अंदर इतने में घर बनाया, ठीक है? जो बाहर वाला था, जो तुमने जमीन पूरी खरीदी, वो क्या कहलाता है? प्लॉट एरिया। तुमने कितनी प्लॉट खरीदा, ये जिसके अंदर तुमने कंस्ट्रक्शन किया जितनी जमीन के अंदर, ये कहलाता है प्लिंथ एरिया। जो तुम्हारा एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है। ये साइडों में तुम जमीन छोड़ते हो, एक तो सेटबैक होता है। क्या होता है? सेटबैक। क्या कहते हैं? सेटबैक क्या होता है? हर जगह ना, जैसे कई जगह तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, हर जगह ऐसा होता है जैसे तुमने घर बनाया तो साइडों में कुछ ना कुछ जगह छोड़नी जरूरी होती है, कंपल्सरी होती है। क्यों छोड़नी होती है? कई सारे रीजन है। अगर मैं तुम्हें टेक्निकल रीजन बताऊँ, टेक्निकल रीजन एक ये भी होता है, अगर तुमने बगल बगल में घर बना दिया, सेटलमेंट होने की प्रोबेबिलिटी होती है।
अगर बिल्कुल बगल बगल में क्या है, एक इसने यहाँ घर बनाया, कुछ टाइम बाद इसने भी यहाँ के घर बना दिया, स्ट्रेस जोन बनते हैं। जमीन के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस जोन होता है। स्ट्रेस क्या होता है, फैलते हुए जाता है ना। तो इससे क्या होगा, इन दोनों का स्ट्रेस जोन ओवरलैप हो जाता है। मान लो अगर इसने हल्का सा इतना होना था रिफ्लेक्शन, अब इसकी वजह से और स्ट्रेस आया तो और क्या हो जाएगा, और ज्यादा डिफ्रेंशिएट सेटलमेंट आएगा, सेटलमेंट आएगा तो टूट जाएगा। एक तो ये रीजन है टेक्निकल रीजन, और दूसरा रीजन ये भी है, कई सारी चीजों की जरूरत होती है। आसपास में सफाई करनी है, आसपास में सैनिटरी साफ और साफ होती है, आसपास में ड्रेन्स बनवानी है, पानी आ रहा है वरना एक दूसरे की छत पे जा रहा है, और सारे रीजन भी होते हैं। इनकी वजह से क्या किया जाता है, सेटबैक डिस्टेंस रखी जाती है। यहाँ तो नहीं, यहाँ बगल बगल में ही घर है, तो ये सेटबैक डिस्टेंस रखी जाती है। जो नए प्लांट सिटीज है ना, वहाँ सेटबैक डिस्टेंस देनी जरूरी है, इनके बिना घर नहीं बनेंगे। नोएडा जाओगे, कहीं और जाओगे, जो प्लांट सिटी है सेटबैक डिस्टेंस होती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये भी, हम घर में लॉन वॉन बनाना चाह रहे हैं बगल बगल में, तो उसके लिए जगह छोड़ दी, तो उसके लिए क्या है, आसपास में जगह छोड़ी, पूरा क्या है, प्लॉट एरिया। साइडों में जो जगह छोड़ी तो सेटबैक, अंदर जिसमें कंस्ट्रक्शन हुआ वो क्या है, प्लिंथ एरिया। नाम याद रखना, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आता है। कौन सी चीज क्या है, इंजीनियरिंग में सब नाम का ही खेल है। ऑब्जेक्टिव पेपर में जितने ज्यादा तुम्हें नाम याद होंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन कर जाएगा। यही आता है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, तो नाम सारे रटे हुए होने चाहिए, नाम और उसका काम क्या है। जितने ज्यादा नाम याद होंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। एसएससी में 8 से 10, एसएससी में 8 से 10 बहुत छोटा सब्जेक्ट है, 8 क्लास में खत्म हो जाएगा ये, समझ लो। हर क्लास से क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत ज्यादा वेटेज है ये, 8 से 10। बड़े बड़े सब्जेक्ट जो है ना, जिनको महीने महीने लगेंगे करने में, उससे भी नहीं आते 8 से 10। इसकी एसएससी में काफी वेटेज है। बाकी बात रही एसएससी के अलावा तुम्हें कोई और एग्जाम देना, कोई और एग्जाम देना, स्टेट का मानो, स्टेट में एस्टिमेशन ज्यादा नहीं आता। जैसे यूकेपीएससी है, यूकेपीएससी का नाम तो सुना ही होगा। यूकेपीएससी में 8 से 10 नंबर का आया था, 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, पर उसमें ज्यादा आया था सीपीएम पार्ट आया था, इसका आगे का टॉपिक होता है। इसका आगे का टॉपिक क्या होता है, नाम तो सुना ही, बीटेक में पढ़ा होगा, सीपीएम पार्ट, उससे ज्यादा आता है, एस्टिमेशन से कम आता है। एसएससी में 8 से 10 नंबर का आता है, एसएससी में बहुत वेटेज है, ठीक है। ये प्लेन एरिया, और उसके अलावा तो कोई सा भी एग्जाम दे दो, बाकी में तो आते ही ठीक ठाक आता है। प्लेन एरिया अंदर का जो होता है, अब वॉल्स के अंदर का, ये वॉल थी, ये क्या थी, बाहर की वॉल थी। वॉल थी, वॉल के अंदर तुम कई सारी चीजें बनाओगे, कहीं एक रूम है, कहीं दूसरा रूम है, कहीं किचन है, कहीं बाथरूम है, बहुत सारी चीजें। वॉल के अंदर ऐसा एरिया जहां तुम कारपेट बिछा सकते हो, तो वॉल के इनर एरिया जिसमें क्या बिछाया जा सकता है, कारपेट, उस एरिया को कहा जाता है कारपेट एरिया। क्या कहा जाता है, कारपेट। 3 एरिया आते हैं, ठीक है, तुम्हें नाम याद रखना। पहला क्या है, प्लॉट एरिया, पूरी जमीन कितनी खरीदी। दूसरा प्लिंथ एरिया, जिसमें तुमने एक्चुअल कंस्ट्रक्शन किया। तीसरा क्या है, कारपेट एरिया। इनके ऊपर बहुत ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये नहीं आते, अभी लिखेंगे आगे इसके अंदर क्या फॉलो होता है, जिसके अंदर क्या नहीं होता। अभी बेसिक समझ लो, हाँ ये होता है। 3 चीजें हो गई। पहला मेथड क्या है, प्लिंथ एरिया में, मतलब कितने में तुम्हारा कंस्ट्रक्शन होगा। अब तो गेट में भी आने लगा, पहले गेट में नहीं आता था एस्टिमेशन, तो गेट में भी 2-3 नंबर का आने लगा। पर गेट में तो न्यूमेरिकल ही आता है, तो न्यूमेरिकल ही आएगा, मेनली न्यूमेरिकल आता है। और ईएस का कोई पता नहीं, पिछली बार 25 नंबर का मेन आया था। ऑब्जेक्टिव में भी 2-4 नंबर का आ जाता है, मतलब हर एग्जाम में आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें आता ना हो। वेटेज अलग अलग होते हैं, पर एसएससी में सबसे ज्यादा है। प्री में 8 से 10 नंबर का, पिछली बार तक जब तक मेंस होता था, रिटर्न होता था, तब से दो या 3 क्वेश्चन आते थे एस्टिमेशन। मान लो 20 से 30 नंबर, 20 से 30 नंबर का एस्टिमेशन आता था, 30 नंबर का मार्क्स एस्टिमेशन आता था। अब इस बार तो पैटर्न बदल गया है, पर नंबर तो वही है, लगभग फिर भी मान लो 30 नंबर का नहीं भी आया, 20 नंबर का तो आएगा। क्योंकि एक जेई के लिए एसएससी से क्या बनना है, जेई बनना है, तो जेई के लिए एस्टिमेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फील्ड वर्क जेई के हाथ में होता है। तो उसमें सबकी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ किसका कितना रुपये लगने वाले हैं, किससे की जाने वाली है। सबसे ज़्यादा यही, इससे ऊपर जैसे जाता होगा इसकी वेटेज कम होती जाएगी, सीपीएम फाइट की वेटेज बढ़ती जाएगी, पर जेई लेवल में एस्टिमेशन की बहुत ज़्यादा वेटेज।
चलो फिर चलते हैं आगे, अपना स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड क्या है? प्लेन एरिया। अब क्या कह रहा है प्लेन एरिया? कहने को तो कुछ नहीं कह रहा। प्लेन एरिया का जनरल रेट होता है, उससे मल्टीप्लाई करो, रुपए निकल के आ जाए। एस्टिमेशन कर किसके ले रहे हैं? रुपए के लिए। तुम अगर जनरल जाओ, कभी ठेकेदार से मिलोगे तो बोलते हैं कितने स्क्वायर फुट का घर है, इतना बनाने में इतने रुपए लग जाते हैं। जैसे स्क्वायर फुट बताओगे ना, मुझे इतने स्क्वायर फुट में घर बनाना, वो अप्रोक्सीमेट में रुपए बता देगा, कितने स्क्वायर फुट में कितने रुपए लगते हैं। एक मंजिला बनाना है, दो मंजिला बनाना है, उसमें रेट बता देगा। कैसे बता देगा? प्लिंथ एरिया के लिए, क्योंकि उसने इतना काम किया हुआ है पहले, कॉन्ट्रैक्टर ने या फिर जो हमारा ठेकेदार है, उसने पहले इतना काम किया हुआ है प्लिंथ पे, क्योंकि प्लिंथ पे घर बनता है, तो उसे आइडिया होता है कि तुम्हें अगर अच्छा बनवाना है तो इस रेट में बनेगा, और थोड़ा वैसा बनवाना है तो उसने क्या, कौन सा एस्टिमेट किया? प्लिंथ एरिया का एस्टिमेट किया। केवल तुमसे क्या पूछा? कितना स्क्वायर फुट में तुम्हारा घर बनने वाला है, उससे सीधे तुम्हें क्या बता दिया? रेट बता दिया। उसने किसके बेस पे बताया? प्लिंथ एरिया, ये तो उसने बताया। पर हमारा प्राइवेट नहीं है, हमारा गवर्नमेंट है, तो हमें पता होना चाहिए प्लेन एरिया के अंदर आता क्या क्या है, कैसे निकाला जाएगा। देखते हैं। पहले सबसे पहले तो जरूरी ये पता होना चाहिए प्लेन एरिया के अंदर क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता। तो लिखते हैं पहले अकॉर्डिंग टू पहला वाला क्या होता है? आईएस का मतलब क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड। आईएस का मतलब क्या होगा? तुम्हें बहुत सारे कोड पढ़ने हैं, तो याद नहीं रखो तो चल जाएगा। बहुत सारे कोड पढ़ने होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, सबसे ज्यादा सिविल में बहुत सारे कोड की सारी वैल्यूज कोड में दी गई। तो इस प्लिंथ एरिया में कितनी चीजें आने वाली हैं इस कोड में दी गई है? IS 3861 के अंदर। ये जो 2002 है, इसका मतलब क्या है? लेटेस्ट एडिशन। जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है, लास्ट बार कब रिवाइज हुआ था? 2002 में। इससे पहले हुआ था 1964 में, वो हमें नहीं पता। हमारे काम में क्या है? 2002 लेटेस्ट हुआ। ठीक है, इसके हिसाब से क्या क्या इंक्लूड होता है? पड़ेगा कुछ एरिया फॉल लिखा था, तो एरिया फॉल फ्लोर लेवल पे इंक्लूड होता है। एरिया ऑफ फॉल एट फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल पे जो वॉल का एरिया है बाहर वाला ना, वो इंक्लूड होता है। नंबर 2, स्टाफ फॉर सैनिटरी वाटर सप्लाई। केस बरामदा। बरामदा की दो बातें हैं। अगर बरामदा क्या होता है, ये तो देखा ही है, बरामदा क्या होता है, सबके घर में होता है। अगर ये कवर है तो 50%, तो 100% लेंगे। कवर, कवर्ड का मतलब क्या है? इसके ऊपर से कुछ जा रहा है। बरामदा है तुम्हारा घर के ऊपर से, अगर ऊपर से ढका हुआ है तो उसका 100% एरिया लेंगे, और नहीं ढका है तो 50%। प्रोजेक्टेड
वरांडा और बालकनी दोनों के लिए यही कंडीशन है। जनरल है कीजिए जो घर में इंक्लूड होती है, फिर करते हैं डिस्कस। देखिए एल्कोम क्या होता है नहीं पता, अगेठी है, हाँ अगेठी रखने या फिर आग जलाने वाला या फिर सामान रखने वाला दीवार के अंदर, मतलब दीवार के अंदर जो ओपनिंग बनाई जाती है अंग्रेजी वाले देखे जिसमें वो जाते हैं वो आग मसाल जला देते हैं, कमरे उसके आगे बैठ जाते हैं, वहाँ ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में एल्कोव। एल्कोव होते हैं जिसके अंदर दीवार के अंदर ओपनिंग बनाई जाती है, इसलिए अंग्रेज तो बनाते हैं आग वाग जलाने के लिए, घर गर्म रहे वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, तो उन्हें एल्कोव कहा जाता है। एक फिगर देख लेंगे डिजिटल बोर्ड के इसीलिए एल्कोव की फिगर देख लेंगे जो चीज़ यूज़ होती है। जनरल जो पता है उसको तो नहीं देखेंगे, जैसे एल्कोव है एल्कोव को एरिया ऑफ वॉल एट फ्लोर लेवल, पहली चीज क्या थी फ्लोर लेवल पे वॉल, क्योंकि वॉल तुम्हारी उसके ऊपर बनेगी प्लिंथ के ऊपर, तो वॉल का एरिया क्या होता है इंक्लूड, एक एक लाइन इसके ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल रटा होना चाहिए, एस्टिमेशन में तुम्हें और कुछ नहीं करना है, केवल रखना है और आग बंद करके रखना है, जैसा लिखा है यहाँ पे वैसे रख लेना है, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आता है, पता होना चाहिए एक एक चीज क्या है। एरिया ऑफ वॉल लेवल है फ्लोर लेवल, फ्लोर का हम समझा सकते हैं इतना, पर तुम्हें मैक्सिमम चीजें यहाँ रखनी ही पड़ेंगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आता है। एरिया ऑफ वॉल एट फ्लोर लेवल, फ्लोर लेवल पे जो वॉल्स थी क्योंकि वॉल किस पे बनेगी कंस्ट्रक्शन एरिया पे बनेगी, तो वॉल का एरिया क्या होता है इंक्लूड होता है। साफ्ट फॉर सैनिटरी वाटर सप्लाई एंड एयर कंडीशनिंग, जो साफ्ट होती है इनके लिए अलग से जगह बनाई जाती है, घर के साइड में जगह बनाई जाती है, जैसे मैंने साइड वर्क एरिया बताया था, साइडों में जमीन जगह बनाई जाती है घर के अंदर को, किसके लिए साफ्ट के लिए, तो तुम्हारे एयर कंडीशनर का एसी की डक्ट जाती है, तुम्हारी सैनिटरी की जाएगी, पानी की जाएगी, पानी के पाइप जाते हैं वो एक डक्ट के अंदर जाते हैं, नॉर्मली तो घरों में खुली रहती है, पर जो अच्छे प्लांट घर होते हैं उनमें क्या होती है उनके साफ्ट बनाई जाती है, पाइप को साफ्ट के अंदर से ले जाएगा, वाटर सप्लाई की, सैनिटरी की, एयर कंडीशनिंग और एक उसकी भी इलेक्ट्रिकल की भी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की वायर जाती है ना, उन्हें भी साफ्ट से ले जाया जाता है जमीन के ऊपर नीचे, जैसे तुमने अपने घरों में देखा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी की वायर दीवारों के अंदर से जाती है, दीवारों के अंदर से जाती है ना, अब बहुत सारे हमारे घर में वाटर सप्लाई कम है, एक वायर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी तो वायर बहुत बड़े होते हैं तो उनके लिए अलग से साफ्ट बनी होती है, तो उन सबका एरिया किसमें इंक्लूड होता है प्लिंथ एरिया। अब इनका क्या है स्टेयर केस, स्टेयर केस के साथ याद रखना स्टेयर केस घर के अंदर बनी है तो इंक्लूड होगी, क्या स्टेयर केस अगर घर के बाहर बन गई तो इंक्लूड नहीं, स्टेयर केस का याद रखना है, मैं लिखाऊंगा मैं, तो स्टेयर केस दोनों जगह आएगी, कहाँ कब इंक्लूड, अभी तो मैंने क्या लिखे हैं कौन इंक्लूड होते हैं, क्या क्या लिख लो फर्स्ट इंक्लूडेड, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या क्या एक्सक्लूड किए जाते हैं, ये क्या सबसे क्या है जो इंक्लूड किए जाने वाले, तो स्टेयर केस दोनों जगह आएगा, घर के अंदर बनी है स्टेयर इंक्लूड होगी, घर के बाहर बनी है तो स्टेयर इंक्लूड नहीं, वरामदा और बालकनी दोनों घर के बाहर को बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट किए जाते हैं बाहर को, अगर वो तुमने पूरा ढक रखा है तो तुम लोगों को 100% एरिया, अगर तुमने बालकनी के ऊपर घर ढक रखा है तो 100% एरिया, अगर तुमने नहीं ढक रखा है खाली बाहर को एक कैंटिलीवर स्लैब बनाई है फेंसिंग का रखी है चारों तरफ, बाहर बैठ के चाय पीने के लिए बनाया, तो केवल क्या होगा
दोनों के लिए, बरामदा के लिए भी यही बात है और बाथरूम के लिए भी यही बात है। एल्को, अगर जो ओपनिंग है वो 1 मीटर तक है तो उसका 25% एरिया, ठीक है, जो एरिया होगा ना, क्योंकि वो दीवार में बाहर को बनाई जाती है। एल्को क्या होती है, दीवार में ओपनिंग होती है और बाहर की साइड को जाती है। अगर वो 1 मीटर तक की हाइट की है तो उसका 25% लेंगे, तो 1 से 2 50, और 2 मीटर से ऊपर है मतलब बहुत बड़ी एल्को है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा एरिया लेना पड़ेगा। देख लेते हैं एल्को क्या होती है। एक ही चीज है इसमें जो तुम्हें नहीं पता, वो एल्कोव है, एल्कोव देख लेते हैं। ये जो इन्होंने सामान रख रखा है, इसी टाइप के उसमें ये बन रखी है, ये सब ये क्या है, एल्कोव है। इन्होंने भी बना रखा है अंदर को, तो ये बाहर को बनी हुई होती है, ठीक है। मतलब वॉल में अंदर की साइड को जो इंडेंटेशन बनाए जाते हैं कोई भी सामान रखने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, उन्हें एल्कोव कहा जाता है। आग जलाने वाला भी ऐसे ही होता है ना, वॉल के अंदर को जगह बनाई जाती है, उन सबको एल्कोव कहा जाता है। जैसे ये तो वही है सर, एल्कोव समझ में आ गया। वॉल्स के अंदर ओपनिंग बना के अंदर के लिए जो होती है वो एल्कोव होती है। जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा एरिया कवर होगा, ठीक है। तो क्या, अब देखते हैं एक्सप्लोडेड वाले में तुम्हें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, तो इसमें ऐसे ऐसी नाम है। चलो, ये सब क्या थे, जो इंक्लूड हुए थे। अब जो सब एक्सक्लूड हुए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला होता है एरिया ऑफ लॉफ्ट। लेफ्ट लॉफ्ट क्या होता है, लॉफ्ट का नाम सुना, लॉफ्ट में देखे तो सबने, नाम नहीं पता बस लॉफ्ट के, देखे तो सब नहीं। जो वॉल्स में ऊपर को बनाए जाते हैं ना, जिसमें सामान रखे हैं, देखा जमीन के जस्ट रूफ से थोड़ा सा नीचे ओपनिंग बनाई जाती है जिसके ऊपर सामान रखने के लिए बनाते थे ना, स्लैब बाहर को उसके ऊपर सामान रखते हैं, उन्हें लॉफ्ट कहा जाता है। रूफ से जस्ट नीचे जिन पे सामान रखने के लिए होता है वो लॉफ्ट कहलाता है। तो लॉफ्ट का एरिया इंक्लूड नहीं होता। एरिया ऑफ लॉफ्ट। नंबर 2 पे क्या आता है, कॉर्निश, आर्किटेक्चरल बैंड है। अब ये क्या होता है, कॉर्निश क्या होती है, सबकी फिगर देखिए, इसमें नाम ज्यादा है, कॉर्निश में नहीं पता। हाँ, छतों पे जो डिजाइन बनाए जाते हैं ना, छतों पे जो डिजाइन बनाए जाते हैं, चाहे अंदर की साइड बनाओ चाहे बाहर की साइड बनाओ, उन सबको क्या कहते हैं, कॉर्निश। आर्किटेक्चरल बैंड या फिर कॉर्निश, ये भी इंक्लूड नहीं होते। नंबर 3, और ये नहीं होता, हाँ, ओपन स्टेयरकेस बताया था ना। ओपन तो जिसके आगे लिखा आ गया समझ लेना, इंक्लूड नहीं होने वाला। ओपन स्टेयरकेस, ओपन स्टेयरकेस का मतलब क्या है, बाहर। ओपन स्टेयरकेस मतलब बाहर बना हुआ है। ओपन जिसके भी आगे आ जाएगा समझ लेना ये प्लेन एरिया में इंक्लूड नहीं होने वाला, ये बाहर बना हुआ है ओपन स्टेयरकेस। और इसके एक और लिख लेना, स्पाइरल, इसका एरिया भी इंक्लूड नहीं होता। नंबर 4, वर्टिकल सन ब्रेकर। बिल्डिंग में सन ब्रेकर लगे होते हैं, उनका एरिया भी इंक्लूड नहीं होता, देखेंगे। सन ब्रेकर है,
इंक्लूड नहीं होगा। जो भी कंस्ट्रक्शन टेरेस के ऊपर हो रखा है, क्या क्या ममटी क्या होती है, ममटी तो सबने देखी, ये जो घर के ऊपर सीढ़ियों के ऊपर वो बना होता है ना, सीढ़ी के ऊपर घर टाइप का, उसमें ममटी आ जाता है। सीढ़ी के ऊपर होती ममटी हो गया, डोम तो होगा घर, मतलब टेरेस के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, मतलब छत के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वो प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। पहली बात तो लॉफ्ट, लॉफ्ट क्या होते हैं जिनको ऊपर सामान रखे जाते हैं, फिगर देखते हैं, वो इंक्लूड नहीं होंगे। आर्किटेक्चरल बेंच कॉर्निस, ये इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि डिजाइन है, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये इंक्लूड नहीं होगा। ऊपर स्टेयरकेस, ये स्पाइरल स्टेयरकेस घर के बाहर होता है, ये भी इंक्लूड नहीं होता है। सन ब्रेकर देख लेंगे अभी, ऐसे लगे होते हैं कि सूरज की रोशनी कमरे में ना सके, तो वो भी इंक्लूड नहीं होंगे। कंस्ट्रक्शन छत के ऊपर जो भी बनाते हैं वो इंक्लूड नहीं होने वाला। और कहीं पे भी अगर लिखा आ जाए ऊपर, लिख देता हूँ मैं, ऊपर प्लेटफॉर्म, वो इंक्लूड नहीं होगा। इसमें भी लिखा जाए ना ओपन, किसके आगे भी लिखा जाए, वो आ गया कुछ भी लिख दिया उसने, और उसके आगे क्या लिख दिया, ओपन, इसका मतलब घर के बाहर बना, तो उसे इंक्लूड नहीं करना। ओपन प्लेटफॉर्म नॉट इंक्लूड। किसी चीज के आगे बाहर ओपन आ गया है तो ओपन प्लेटफॉर्म भी इंक्लूड नहीं होगा। अब देखते हैं इनको, पहले देखते हैं लॉफ्ट। देखिए लॉफ्ट क्या होगा, ये जो घरों के ऊपर बने हुए हैं, ये घरों के ऊपर बने हुए ना, साइडों में देख रहे हो, घरों में साइडों में बने होते हैं छतों, छतों के पास ये है, क्या ये है सामान रखने के लिए, ये क्या था इनका रूम था, इसके ऊपर इन्होंने ये बना दिया ओपन प्लेटफॉर्म टाइप का, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। जैसे ये छत के ऊपर बना दिया ना हल्का सा साइड को बाहर को निकाल के, ये क्या होते हैं, लॉफ्ट होते हैं, लॉफ्ट इंक्लूड नहीं होते। हमारे वहाँ तो नहीं होते जनरली, अंग्रेजों के रूम होते हैं, हमारे वहाँ तो इनमें सामान ही रख रहे होते हैं, ये तो और भी यूज कर ले रहे हैं। पहला क्या था लॉफ्ट, दूसरी बात क्या लिखी हुई थी, कॉर्निश। ये जो बाहर को डिजाइन बने हुए दिख रहे, ये बाहर को जो डिजाइन बने हुए, ये घर के अंदर भी हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है। ये जो आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है ये इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि क्या है, बाहर है, प्रोजेक्टेड है। कोई भी चीज प्रोजेक्टेड होती है ना, जो बेस पे नहीं बनी हुई है, प्रोजेक्टेड है, बाहर को निकली हुई है, तो चीज जनरली प्रिंस एरिया में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि इन्होंने कोई जगह नहीं घेरी अपने लिए एक्स्ट्रा ना। ऊपर बने हवा में, जैसे लॉफ्ट भी था वो हवा में बना हुआ था लगभग, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा जमीन नहीं ली अपने लिए, तो इंक्लूड नहीं होगा। जैसा बाहर को बने हुए डिजाइन है, और पुरानी बिल्डिंग्स में ज्यादा होते थे, राजा महाराजा महल होते थे ना, उन पे ज्यादा बने होते थे कॉर्नर। आजकल तो नहीं बनते, कम ही हो गए। सब जितने बने हुए ये बाहर को डिजाइन, ये क्या है, कॉर्निश। तीसरा क्या था, सन ब्रेकर। ये सब सन ब्रेकर है, वो वाली खिड़की देखिए, इस टाइप के कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं इन्होंने, बस खिड़की नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं। तो ये क्या होता है, धूप को रोकने के लिए सन ब्रेकर है। जैसे पूरी बिल्डिंग में बने हुए हैं, पूरी बिल्डिंग में क्या है, बने हुए हैं, तो ये भी क्या है, प्रोजेक्टेड बाहर है, इसलिए ये भी फिल्म एरिया में इंक्लूड नहीं है। ये सब बाहर को बने हुए हैं। क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को अंदर नहीं आने देते, जब ज्यादा तेज हो रही हो तो इन्हें क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ये अभी इन्होंने ऐसे कर रखे हैं, काम हो जाए ये ना, इन्हें घुमाया जा सकता है। जब रोशनी की जरूरत होगी तो ऊपर करके अंदर रोशनी, जब नहीं भी होगी तो
क्रॉस सर्किट कूलर के होते हैं, वही अलग। तो ये भी प्रोजेक्टेड बाहर होते हैं, इसलिए प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता। और क्या था, अनब्रेकर भी हो गया, स्टेयरकेस तो तुम वो देख ही लिए। और क्या, और कुछ था ऐसा नाम, ममटी देख लो। और क्या बताए, ममटी ये देखो, ये जो छत के ऊपर तुम जहाँ से उससे बाहर निकलते हैं, स्टेयर से बाहर निकलते हैं, उसके ऊपर बनी होती है ना घर टाइप का, उसे ममटी कहा जाता है। ठीक है, ये ममटी स्टेयर के बाहर को निकलने का, इसके ऊपर कमरा टाइप का। हमारे वहाँ जनरली इसके ऊपर क्या करते हैं, पानी की टंकी रखी होती है, इस काम का स्टेयर केस का क्या होता है, पानी की टंकी रखने का काम। ये सब क्या है, ममटी है, छत के ऊपर है। ठीक है, ममटी को बदलिए, बिल्कुल। तो क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता, ये याद कर लेना, चलते हैं अपने काम पर। प्लिंथ एरिया, ये तो तुमने जाना कि जब तुम प्रोजेक्ट करने जाओगे, देखने जाओगे, तो इंजीनियर को भेजा जाता है प्लिंथ एरिया निकाल के लाओ। तुमने किसी साइट का कुछ जिसमें काम मिला, तो वहाँ भेजा जाएगा और बोला जाएगा प्लिंथ एरिया निकाल के लाओ। तो इन बातों का ध्यान रखो, क्या मुझे इंक्लूड करना है प्लिंथ एरिया निकालने में, क्या इंक्लूड नहीं करना है। प्लिंथ एरिया आ गया, तो एस्टिमेट कैसे निकाला जाएगा, बता दिया था वो तो मैंने पहले। कॉस्ट इक्वल टू प्लिंथ एरिया टू प्लिंथ एरिया रेट। क्या होता है, प्लिंथ एरिया दिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई किया, तो क्या निकल के आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकल के आ जाएगी। हो गया काम खत्म, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन हो गया पहले वाले। पर इसको निकालने के लिए इन चीज़ों, इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, इसको इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, दूसरा कौन सा था, दूसरा मेथड था क्यूबिक कंटेंट। इसमें क्या होता है, इसमें केवल प्लिंथ नहीं बताया जाता, टोटल वॉल्यूम बताया जाता है, तुम्हारे बिल्डिंग का टोटल वॉल्यूम कितना है, एक मंजिला है, दो मंजिला है, पूरा वॉल्यूम निकाला जाएगा। मतलब बिल्डिंग के टोटल वॉल्यूम को उसके रेट से मल्टीप्लाई करने पे क्या निकल के आएगा। ये ज़्यादा अच्छा होता है, ये जितने भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है सब में एक्यूरेट होता है, क्योंकि तुम्हें इसमें करेक्ट वॉल्यूम पता चलता है। प्लिंथ हमें पता नहीं था, मैं बिल्डिंग की हाइट कितनी रख दूँ, हो सकता है सब कई नॉर्मल जो पहाड़ों में होते हैं घर छोटे होते हैं, तो वहाँ हाइट क्या होती है, 3 मीटर के आसपास। यहाँ थोड़े बड़े होते हैं, जैसे हॉल बनाना है, बड़े हाइट ज़्यादा होगी, तो 4 मीटर तक का जाते हैं, है ना। डिपेंड करता है, पर क्योंकि कंटेंट में इस बात का आ जाता है कैलकुलेशन, घर छोटा है या बड़ा है, तो यहाँ ज़्यादा अच्छा अप्रोक्सीमेशन निकल के आता है। इसलिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में जो सबसे अच्छा मेथड है, कौन सा मेथड है, क्यूबिक कंटेंट। देखते हैं ऑब्जेक्टिव पूछेगा कौन सा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट सबसे सही होता है, कौन सा होता है, क्यूबिक कंटेंट का। ठीक है, निकाला कैसे जाता है, सिंपल वही, कॉस्ट बराबर कैसे आएगी, क्यूबिक वॉल्यूम क्यूबिक कंटेंट इंटू वॉल्यूम इंटू रेट करके क्या आ जाएगा, हमारा कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो इसको कुछ छोटा सा क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल है।
कंस्ट्रक्शन फीट स्क्वायर प्लॉट एरिया दिया है स्क्वायर फीट नंबर ऑफ स्टोरीज दी हैं 3 बिल्टअप एरिया है 50%, 55% और 90%। फर्स्ट फ्लोर में इतना है, सेकंड में 3 फ्लोर है ना, ठीक है। कॉस्ट बताओ, एक लाइन का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। करो अपनी मर्जी से, तो बताएंगे, ट्राई खुद करो। ट्राई करो, ओके। क्या 9 मैं निकालूंगा पता नहीं। और ट्राई किया, ठीक है, नहीं आया समझ में। ऑब्जेक्टिव होते हैं यार, खुद भी लगा लेंगे दिमाग। ऑब्जेक्टिव में ना जरूरी नहीं है तुम पढ़ के जाओ हो जाए, थोड़ा ना अपना दिमाग खुला रखना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार आंसर गलत होता है। ऑब्जेक्टिव और मेन थ्योरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऑब्जेक्टिव किसी भी सोच में बन सकता है, कई बार ऐसा ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा जो तुम्हारी थ्योरी को जस्टिफाई नहीं करेगा, गलत सोच, पर तुम्हें वहां तो करना ही, क्योंकि वहां तो उसके नंबर है। जैसे जरूरी नहीं जिसकी बार तुम एग्जाम में जाओ और तुम्हें हर क्वेश्चन क्या दिख जाए, थ्योरी में दिख जाए। कई बार क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो थ्योरी को बिल्कुल गलत प्रूव करेंगे। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करने और थ्योरी पढ़ने में फर्क होता है, ठीक है। तो हर बार जरूरी नहीं है। अब मैंने कोई ऐसा एस्टिमेट नहीं बताया अप्रोक्सीमेट में जो इस पर फॉलो कर रहा हूँ। कहीं प्लॉट एरिया का नाम नहीं बताया, नहीं बताया, एस्टिमेशन के अंदर नहीं बताया, नहीं मैंने तुम्हें बिल्टअप एरिया का नाम बताया, तो थ्योरी में तो आया नहीं मेरे। तो जरूरी नहीं कि तुम जिस थ्योरी में पढ़ के जाओ उसके ऊपर ही क्वेश्चन है। जनरल तुम्हें थिंकिंग खोलनी है, पढ़ने का मतलब ये है कि तुम अपने दिमाग को खोलो। कहना क्या जाता है, कहना क्या जाता है, पहले कह रहा है तुम्हारा 3000 स्क्वायर फीट का क्या है, प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया तो बताया था मैंने, मतलब जो तुमने जमीन खरीदी तो कितने स्क्वायर फीट की थी, 3000 स्क्वायर फीट। वो कह रहा है तुम्हारे इसमें कितनी है, 3 स्टोरीज है। पहली स्टोरीज में जो तुम्हारा पहला घर था, तुमने इस बिल्टअप एरिया का 80% पे जमीन घर बनाया था। पूरा क्या था, प्लॉट एरिया था। प्लॉट एरिया का जो फर्स्ट फ्लोर है, मतलब ग्राउंड लेवल है, वो कितने परसेंट पे है, इस पूरे उसके 80% पे। तो पहले वाले का एरिया कितना हो गया, 80, तो कितना एरिया टोटल, 3000। मतलब फर्स्ट फ्लोर का एरिया इतना आ गया, कितना हो गया, 8 दिया 24,
पहला जो फ्लोर बनाया उसने कितना एरिया कवर किया, 2400 स्क्वायर। ठीक, इसके ऊपर दूसरा बना। दूसरा क्या होता है, जब भी हम घर के ऊपर घर बनाते हैं, मतलब 2 मंजिला बनाते हैं, थोड़ा फैला देते हैं और आगे बालकनी निकाल देते हो और एरिया निकाल देते हो। ऊपर वाले का एरिया हमेशा बड़ा ही होता है नीचे वाले कंपेरेटिवली। कि तुम क्या करते हो, बालकनी बढ़ाते हो, थोड़ा घर को बाहर एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि जमीन में तो नीचे की जमीन खरीदी ना, ऊपर की तो फ्री, ऊपर की और एक्स्ट्रा कर देता है। दूसरे में कह रहा है उसने 85% ले लिया, तो दूसरे फ्लोर में कितना आना चाहिए था, प्लस 85। तो दूसरे का एरिया कितना था, 2525 स्क्वायर। जो ऊपर बना उसका रेट है उतना, इतनी जमीन। फिर तीसरे में, तीसरा कितना, 90%। मतलब तुमने जो घर बनाया उसने टोटल कितना एरिया कवर करा था, पहला 2400, दूसरा फ्लोर ने 2550, तीसरे फ्लोर ने 2700। तो टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया कितना हो गया, 2 9 0 5 7 5 12 12 4 16 का 6, ठीक है, 1 2 2 2 4 6, तो टोटल कितना हुआ, 7650 स्क्वायर फीट। मतलब टोटल जो तुम्हारा घर बना हुआ है कितने पे बना हुआ है, 7650 स्क्वायर फीट में तुम्हारा घर बना हुआ है। उसमें शुरुआत में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कितने रुपए, 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट, यही तो दिया था। अब तुम्हें पता चल गया कितने स्क्वायर फीट में घर बना है, प्रैक्टिकल क्या आ गया, कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट बराबर हो गई, जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वही आ रहा है, ये आ रहा था क्या, 9945। आगे साइन, ये साइन किसने दिया था, नहीं पता, आईआईटी का इंसान था दिनेश, कुछ ऐसे नाम था, आप याद नहीं आ रहा, उन्होंने दिया था साइन, है ना, दिनेश नाम। पहले तक साइन नहीं था ना हमारी करेंसी का, समझ में आया क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन, तो दिया था हमें रेट, क्या दिया था, प्लॉट एरिया का रेट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दी हुई थी। ये क्वेश्चन तो उससे हो जाता है, किससे, अगर यूनिट पे भी ध्यान देते हो तो दिया हुआ है 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट, मतलब रुपए पर स्क्वायर फीट कितने रुपए हैं, अगर मुझे स्क्वायर फीट पता चल जाए कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है तो क्वेश्चन हो जाता, ये निकाला मैंने कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है, उसको मल्टीप्लाई किया, आंसर है। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन खास नहीं है जनरल सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ठीक है, बता रहे हो कुछ दे देगा, बता देगा, ये चीजें तुम वही सोचनी पड़ेगी, सोच लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा, सोच पाएगी। चलो फिर आगे पूछ सकते हैं, चले, कर लिया, ठीक है। अब नोट पे आते हैं, नोट में क्या है, हमने शुरुआत में कारपेट एरिया की बात की थी, कारपेट एरिया की बात की थी, डिस्कस नहीं की, कारपेट एरिया क्या होता है डिस्कस किया था, डिटेल में नहीं किया था। कारपेट एरिया घर के अंदर का वो एरिया होता है जहाँ कारपेट बिछाया जा सके, नाम इसलिए कारपेट। तो कहाँ का कारपेट बिछाया जा सकता है, जहाँ हम रहते हैं रूम्स में कारपेट एरिया बिछाया जाता है, इसलिए तुम्हें यही याद करना है, कारपेट एरिया में किसे इंक्लूड नहीं किया जाता। घर के अंदर बिछाओगे कारपेट, कहाँ कहाँ बिछाओगे, जहाँ हम रहते हैं जनरली, जहाँ गंदा कम हो, कारपेट का मतलब यही है ना, वहीं बिछाया जाएगा जहाँ गंदा कम हो। तो कारपेट से बिछाया जाता है, कारपेट एरिया में इंक्लूड क्या नहीं होता, प्लिंथ एरिया माइनस, प्लिंथ
प्लिंथ एरिया माइनस एच, मतलब कोई चीज घटानी पड़ेगी प्लिंथ एरिया में, तो कोई चीज घटानी है, ये घटाई हुई चीज भी क्या है उसको लिखना। पहली बात एक्स बराबर मतलब नॉट इंक्लूडेड एरिया, क्या है नॉट इंक्लूडेड एरिया। इसमें आता क्या क्या है, किचन और बाथरूम में तो नहीं बिछाने वाले कारपेट, तो किचन और बाथरूम गायब होगा। जितने तुम्हारे कॉरिडोर होंगे जिनमें लोग चल चल के आ रहे हैं अपने गंदे गंदे पैर लेके आ रहे हैं, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। मतलब जितनी सर्कुलेशन का एरिया, क्या एरिया सर्कुलेशन का एरिया, जैसे चाहे कॉरिडोर हो, एंट्रेंस हॉल हो, या फिर लॉबी हो, इन सबको और किचन और बाथरूम को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा कारपेट एरिया। यहाँ कारपेट एरिया नहीं दिखाया जाएगा। यही एग्जाम्पल तुम्हें याद है। एक्स here these areas are क्या ये सर्कुलेशन एरिया है। सर्कुलेशन एरिया के अंदर जितनी भी जगह क्या क्या आ सकती है, कॉरिडोर, लॉबी, अच्छा होती कॉरिडोर हो गई, लॉबी होती, एंट्रेंस हॉल, किचन, ठीक है। ये कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होगा, ना किचन होगा ना बाथरूम होगा ना तुम्हारा सर्कुलेशन का एरिया होगा जहाँ पे लोग चल फिर रहे हैं। इस एरिया को हम इंक्लूड नहीं करेंगे किसमें, कारपेट एरिया निकल के आ जाएगा। अब कारपेट एरिया निकालना इसलिए जरूरी है ना, इसका एक एस्टिमेट होता है। जो हम घर होते हैं घर में किचन बाथरूम होगा, ऑफिस में तो नहीं होगा, बाथरूम तो होगा किचन तो नहीं होगा। ऑफिस को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कारपेट एरिया मिले, क्योंकि वहां लोगों को बैठाना है और काम करवाना है ना। लोग ऐसे कारपेट कहाँ बिछाया जाएगा जहाँ लोग बैठे हो आराम से, तो इसलिए ऑफिस जो होते हैं वहाँ कारपेट एरिया ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ लोगों को बिठाना और काम करवाना है, कोई घूमना फिरवाना तो नहीं है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कारपेट एरिया कहाँ होता है, ऑफिस में। कितना होता है, 60 से 70% लिख देंगे। ऑफिस में कारपेट एरिया ज्यादा चाहिए, किचन नहीं बनाना है, मतलब लोगों से काम करवाना है। तो हमारा टारगेट रहता है कि इतना हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इतना कारपेट एरिया निकल के आए, इसलिए कारपेट एरिया पढ़ना जरूरी है। हम घर है, घरों में कारपेट एरिया सीधी सी बात है कम होगा, क्योंकि तुम्हें ज्यादा किचन बनाने पड़े, दो भी हो सकते हैं, बाथरूम ज्यादा बनवाने पड़ सकते हैं, हर रूम में अलग बनवाना है, तो उस बेस पे हमारा कारपेट एरिया होता है। फिर भी जनरल एक लिमिट होती है कारपेट एरिया की, वो देखिए। हाउस बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग होती है, इनमें जो कारपेट एरिया होता है 50 to 65%। हाउस बिल्डिंग में कितना होता है, 50 to 65% किसका, प्लेन्स एरिया का। प्लेन्स एरिया का कितना होता है, 50 to 65%। और जो तुम्हारे ऑफिस होते हैं होती है, तो ऑफिस में प्लेन्स एरिया कारपेट एरिया ज्यादा, क्योंकि लोगों को बैठा के काम करवाना है। घरों में तो ऑफिस पर 50% से तो ज्यादा ही रखना है कि घर भी बनी जाए, हमारे कमरे बने, ठीक है। पहला नोट में तो क्या आ गया, कारपेट एरिया समझ में आ गया, क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा आता है सर्कुलेशन एरिया, क्योंकि इसके बीच में सर्कुलेशन एरिया आ गया। अब इसे देखते हैं। सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, लोग चले। सर्कुलेशन एरिया का सीधा सीधा मतलब है जिसपे लोग चले, किस पे चल सकते हैं, पर लिखे ही था एग्जाम्पल। पर ये तो क्या था, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया था। क्या था, सर्कुलेशन एरिया दो टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल में क्या आ जाएंगे, स्टेयर केस, लिफ्ट, इनमें जाते हो ऊपर को, तो स्टेयर केस एंड लिफ्ट आते हैं वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में। और जो मैंने ऊपर लिखे थे, कॉरिडोर, लॉबी, एंट्रेंस हॉल, ये सब किस में आते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। तो इनका भी कुछ लिमिट होती है, उसकी वैल्यू याद रखनी है। ये सब वैल्यू याद रखनी है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में आती है।
ऑब्जेक्टिव में कई बार वो डेफिनेशन में ना पूछ लेगा कि सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, और एग्जांपल में दे देगा डोर और विंडो। डोर और विंडो सर्कुलेशन एरिया में नहीं आता, समझ में आ गई। एग्जांपल में क्या दे देगा, डोर एंड विंडो। इंसान को लगता है हवा आ रही है, क्या आपका सर्कुलेशन एरिया हो, सर्कुलेशन कहते हैं ना, सर्कुलेट हो रही है एयर। तो ये मत वहां मत आ जाना। ऑब्जेक्टिव मैंने कई बार देखे हैं तो वहाँ डोर और विंडो लिख देता, सर्कुलेशन एरिया में डोर और विंडो नहीं आते हैं, जिसमें हम चल रहे हैं उस एरिया में सर्कुलेशन एरिया। ठीक है, एग्जांपल क्या लिखा है कॉरिडोर। ये होता है बिल्डिंग का अप्रोक्स 7%। क्या होता है, अप्रोक्स 7%। इसमें क्या आएंगे, लिफ्ट, स्टेयरकेस, और ये होता है अप्रोक्स सर्कुलेशन एरिया। टोटल कितना हो गया, लगभग 10% के साथ वो 3 10% के अप्रोक्स होता है टोटल। ये सारी लिमिट याद रखनी, इसकी लिखाई जाती है ना ऑब्जेक्टिव का, तुम उठाओगे देखोगे ऐसे लिखा आता है, ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, इसका रेट क्या है, ये सब याद रखना। सर्कुलेशन एरिया। दूसरी बात हो गई, तो हाथों हाथ एक और बात कर लेते हैं, फ्लोर एरिया। क्या है, फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया में से अगर वॉल एरिया हटा दिया जाए तो क्या कहलाता है, फ्लोर एरिया। तो ये क्या होता है, प्लिंथ एरिया में से वॉल एरिया घटाने के बाद जो एरिया बचा वो क्या कहलाए, फ्लोर एरिया। बहुत सारे एरिया हो गए, इनको एक बार नहीं पढ़ोगे तो सब आपस में घूम जाएंगे, कौन सा कारपेट था, कौन सा फ्लोर था, कौन सा प्लॉट एरिया था, ये सब बार बार पढ़ोगे तभी रिवाइज रहेंगे, वरना सबके नाम एरिया ही एरिया है, तो इसमें बाद ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, सीधा कुछ हो जाएगा, तो सीधा कुछ हो जाएगा। प्लिंथ एरिया माइनस वॉल एरिया, इसका क्या है, फ्लोर एरिया रेशियो। इसी के बेस पे क्या लिखा जाता है, फ्लोर एरिया तो समझ में आ गया। दूसरी टर्म होती है इसमें फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया रेशियो होता है, ये रेशियो होता है टोटल प्लॉट एरिया हमारा टोटल कितना प्लॉट एरिया था, और इसके ऊपर कितने टोटल फ्लोर है, जितने टोटल फ्लोर है ना उन पे कितना एरिया है, मतलब समेशन ऑफ, ये तो समझ में आता है, समेशन समेशन ऑफ ऑल फ्लोर। मतलब इससे क्या पता चला कि एक से ज्यादा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर तुम्हारा फ्लोर एक लेवल का है तब तो तुम्हारा फ्लोर एरिया रेशियो हमेशा एक से कम होगा, पर अगर तुम्हारा मल्टी फ्लोर का है तो जो तुम्हारा फ्लोर एरिया रेशियो होता है ये एक से ज्यादा भी होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव देखेंगे इसका, तो फ्लोर एरिया रेशियो कितना भी हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि फ्लोर एरिया रेशियो की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, और दे देगा एक से कम होगी, नहीं कितनी भी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो मिल जाएगा। पहला है तुम्हारा फ्लोर एरिया दिया है, चार मीटर स्क्वायर
एरिया है, फ्लोर एरिया रेशियो बताओ। पहला है इफ फोर, तो शॉर्ट में एफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लोर एरिया रेशियो। बताओ दोनों। हो गया? चलेगा क्या है? चलेगा क्या है? 1/, क्या लिखाया था हमने एफ टोटल प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया कितना था? 2000। फ्लोर एरिया कितना आया था? 0.5 आ गया। अब वो बोल रहा है दूसरे में अगर 4 स्टोरी ऐसी हो जाए तो क्या है? एफ क्या हो जाएगा? बस 4। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है हमेशा 1 ही, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। यही ऑब्जेक्टिव आया हुआ। क्या फ्लोर एरिया रेशियो हमेशा 1 से कम होगा? नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सारे फ्लोर का एरिया काउंट होगा। टोटल जितने नंबर ऑफ फ्लोर है तुमने उससे में कितना फ्लोर एरिया दे दिया। ठीक है, ये हो गया फ्लोर एरिया। चलो आगे चलते हैं। सेटबैक एरिया मैंने बता दिया था, बता दिया था ना, फिर भी लिख लेते हैं। वन एरिया इट इज ओपन एरिया अराउंड द बिल्डिंग। बिल्डिंग के अराउंड ओपन एरिया था, वो कितना आता था? सेटबैक एरिया। अच्छा, एक जनरल यहाँ का तो क्वेश्चन नहीं है, पर 1 मीटर में कितने फीट होता है? 1 फीट कितने का होता है? 30 सेंटीमीटर। निकाल लेना फिर। 1 फीट कितने का है? 30 सेंटीमीटर का है। तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। और एक यार्ड कितने का होता है? एक मीटर 3.28 फीट, 1 फीट 30 सेंटीमीटर, एक यार्ड के अंदर 3 फीट आते हैं। तो मुझे निकाल के बताओगे कल 1 मीटर में कितने यार्ड है? आज नहीं बता, कल। ऐसी छोटी छोटी बातें तुम याद करते हुए जाओगे टाइम के साथ, हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आता है कि 1 फीट में कितने यार्ड होते हैं। ये सब चीज़ें जनरल जनरल चलती रहेगी। जब मुझे याद आता रहेगा तो पूछता रहूँगा और बताता रहूँगा। ठीक है। हाँ, तो सारे हो गए। थर्ड मेथड कौन सा था? ये सब नोट के अंदर था ना, नोट लिखवाया था। नोट के अंदर 3 रूट क्या क्या थे? पहले मैंने लिखाया था कारपेट एरिया, फ्लोर एरिया, थर्ड क्या था? सेटबैक एरिया। अब चलते हैं हम अपने थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड क्या था? टिपिकल पे क्या होता है अभी? पे क्या होता
नाम नहीं सुना बे का? बे ऑफ बंगाल नहीं सुना? बे ऑफ बंगाल सुना? बंगाल की खाड़ी तो सुना होगा, उसका काम नहीं। बेस होती है ओपनिंग, क्या होती है? फ्रेम स्ट्रक्चर देखे होंगे जो बीटेक वाले, उन्होंने तो देखे ही होंगे। बार बार तुम फ्रेम बनाते थे ऐसे, फ्रेम बनाते थे ऐसे बनाते थे बार बार। अब ऐसे उठे बीएमडी मैं नहीं करवाऊंगा, टाइम नहीं वरना करवाता मैं। ठीक है, ये जो ओपनिंग्स होती हैं फ्रेम्स के बीच में, इन्हें बे बोला जाता है। जो ओपनिंग्स होती हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? बे बोला जाता है। मतलब जहाँ पे तुम्हारे पिलर्स हैं, जैसे जो हमारे बड़े स्ट्रक्चर है जो पढ़ते थे हम, वो क्या होते थे? फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स होते थे। क्या होते थे? फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स में पहले कॉलम और बीम बनाई जाती है, फिर जाके दीवारें बनाई जाती है। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में पहले क्या बनाए जाते हैं? कॉलम और बीम का पूरा ढांचा बनाया जाता है, उसके बाद जो चीजें लगवानी वो लगाओ। तो ऐसे ही होता है, नीचे से देखोगे तो सारे कॉलम होते हैं लाइन वाली से, वो जो दो कॉलम के बीच की जगह होती है उन्हें क्या कहा जाता है? बे कहा जाता है। तो जो दो कॉलम के बीच की जगह, इधर से देखोगे इधर से देखोगे, उन्हें ही बे कहा जाता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ बे, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर है, डिपेंड किस पे करेंगे? जितने ज्यादा नंबर ऑफ बे होंगे उतनी बड़ी बिल्डिंग होगी, क्योंकि फिक्स होता है हर कॉलम के बीच की डिस्टेंस उतनी होती है, तो बे पे डिपेंड करता है। तो जितने नंबर ऑफ बे, उससे हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, कितने टोटल फ्लोर है, कितने टोटल बे आए, उनसे डिवाइड मल्टीप्लाई करके हमारा रेट आ जाता है। किसमें यूज होगा जनरली? या तो फ्रेम स्ट्रक्चर में, और उससे भी ज्यादा यूज होता है ब्रिजेस में, क्योंकि ब्रिजेस में तुम्हारे पिलर्स होंगे। सारा ब्रिज किसके बना होगा? पिलर्स के ऊपर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ बे होंगे उसका लंबा ब्रिज, जितना ज्यादा नंबर ऑफ ब्रिज ज्यादा कॉस्ट। जनरली किसमें होगा? या तो फ्रेम स्ट्रक्चर में यूज होगा, या फिर सबसे ज्यादा यूज होता है ब्रिजेस के ऊपर, क्योंकि वहां सारा काम कॉलम के ऊपर ही होता है। इसलिए जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम या जितने ज्यादा नंबर ऑफ बेज, उतने ज्यादा और नंबर हमारे ब्रिजेस का बनेगा। तो किसमें यूज होगा ये टिपिकल बे मेथड? देख लेते हैं। दिस मेथड ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कहाँ यूज होते हैं, चारों मेथड का है ना। प्लेन एरिया जनरल होता है, सबसे अच्छा वो क्यूबिकल कंटेंट क्या था? एक्यूरेट मेथड था। ये किसमें यूज हो रहा है? ब्रिजेस में हो रहा है। आगे वाला आगे में देखिए, दिस मेथड इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। इसमें होता है ब्रिजेस में और फ्रेम स्ट्रक्चर में यूज होता है। कुछ नहीं, नंबर ऑफ बे इंटू कॉस्ट, निकल के आ जाएगा। कॉस्ट निकालनी है टोटल, सिंपल है। कॉस्ट दी होगी पर बे की, एक बे में कितना खर्चा आता है, नंबर ऑफ बे से मल्टीप्लाई, कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगी तुम्हारा जो ब्रिज है, या फिर जो तुम्हारा थर्ड मेथड भी होता है। तो पता चल गया कहाँ यूज होता है? ब्रिजेस में यूज। फोर्थ क्या था? यूनिट, या फिर यूनिट रेट मेथड भी कहते हैं। ये होता है जहाँ पे चीजें पर चीज के हिसाब से हो, जैसे हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल कैसे बनता है? पर बेड के हिसाब से बनता है। कैपेसिटी लिखी होती है ना हॉस्पिटल की, इस हॉस्पिटल में इतने बेड की कैपेसिटी है, इस सिनेमा हॉल में इतने बेड की कैपेसिटी है, इस स्टेडियम में इतने सीटिंग कैपेसिटी है। ये सब चीजें किसके हिसाब से बनती है? कैपेसिटी के हिसाब से बनती है, सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे तुम्हारा स्कूल है, तो जैसे यही है, ये जो क्लास बनाई गई होगी, देखा गया होगा बच्चे कितने आते हैं, उसके हिसाब से बनाई गई होगी, इस रूम की कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये रूम भी कैसे बनाए? पर स्टूडेंट की कैपेसिटी के हिसाब से बनाए, कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है? स्कूल हो, कॉलेजेस हो, स्टेडियम हो, हॉस्पिटल हो, या फिर जो भी चीज़ है जहाँ पे पर पर्सन की बात आ रही है, क्या बात आ रही है?
पर पर्सन। कैपेसिटी की बात आ रही है, उसमें क्या यूज होगा, यूनिट। हॉस्पिटल होता है, जैसे हॉस्पिटल में कहते हैं जितना ज्यादा बेड का हॉस्पिटल होगा उतनी ज्यादा कॉस्ट होगी, तो किस पे डिपेंड करेगा, पर पर्सन पे डिपेंड करेगा। तो इसमें कौन सा यूज होता है, पर बेड के हिसाब से, पर बेड या पर पर्सन के हिसाब से। तो ठीक है, लिखते हैं। एग्जाम्पल में याद रखना किस किस के लिए होगा, इस मेथड। इस मेथड की तरफ कॉस्ट 50% की कैपेसिटी है। एग्जाम्पल, स्कूल होगा, कॉलेज हो गया, स्टेडियम हो गया, हॉस्पिटल। इन जगह कौन सा यूज होगा, यूनिट रेट मेथड। एक एक बेड बनाने में इतना रुपए का खर्च आता है, 100 बेड बनाने में कितना खर्च आता है, स्कूल का भी यही हिसाब होगा। तो जहाँ भी पर पर्सन की बात आ रही है उस हिसाब से स्टेडियम, मतलब उस हिसाब से यूज होगा। चलो, फिर से नोट है, नोट में जनरल टर्म्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट वही है, नंबर ऑफ आइटम इनटू उसका यूनिट रेट, बता देता हूँ। कॉस्ट वही रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट टू यूनिट। एक यूनिट पे कितना खर्चा आता है, इनटू नंबर ऑफ टोटल यूनिट। पढ़ते हैं सब। टर्म्स के बारे में हमें जानना जरूरी है। तो हमारे एस्टिमेट में पहली लमसम, लमसम क्या होता है, लमसम तो करते ही है, लमसम नहीं करते, लमसम इतना खर्चा आ जाएगा। लमसम का क्या होता है, हाँ, अनुमान। इस चीज का लमसम करते हैं कि हाँ लमसम इतना खर्चा आ जाएगा। तो लमसम का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट किसी चीज का एस्टिमेशन। लमसम क्या होगा, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन। एस्टिमेशन की टेक्निक्स और भी होती है, उसमें से टेक्निक एस्टिमेशन की ये भी होती है। क्या होती है, काम कराने के बहुत तरीके होते हैं लमसम। जैसे तुम घरों में काम करवाते हो तो तुम दे देते हो ना लमसम स्टाइल, खर्चा आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो लमसम तरीका होता है। ठीक है, लमसम क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन। कॉस्ट और टाइम हो, लमसम इतना टाइम लग जाएगा, लमसम इतनी कॉस्ट लग जाएगी। लमसम क्या है, किसी चीज का अप्रोक्सीमेशन करना। पहले टर्म क्या है, लमसम, सबने सुना ही होगा नाम, ये नहीं सुना, सुना है फिर तो। दूसरी होती है वर्क चार्ज स्टेप, वर्क चार्ज स्टेप। ये क्या होता है भाई, वर्क चार्ज स्टेप, ये क्या होता है। वर्क चार्ज स्टेब्लिशमेंट में ये होता है, कोई काम किया, काम करने के लिए, काम करवाने के लिए भी कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। जैसे तुम्हें चौकीदार रखवाना पड़ेगा, है ना, चौकीदार रखवाना है, या फिर
और कुछ उनके लिए सेटअप वेटअप बनवाना पड़ेगा, वो कहाँ रहेगा रात को, कई चीज़ों का और खर्चा होता है। मतलब वो खर्चा कॉस्ट का नहीं है, कंस्ट्रक्शन का नहीं है, पर काम करवाने के लिए जरूरी है। मतलब काम ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड हो रहा है, प्रोजेक्ट का कोई मतलब थोड़ी काट दो, पर उस काम को करवाने के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चा आता है तो कहलाता है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। किसी काम को शुरुआत करने के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चा आया वो क्या कहलाएगा, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। जैसे तुमने वहाँ गार्ड रखवाए या फिर कुछ और चीज़ें रखवाई जो अननेसेसरी थी प्रोजेक्ट के हिसाब से, वो कितना आएगी, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये इनिशियली होगा, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही होता है, इसलिए क्या कहते हैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे बनाना पड़ेगा, कोई छोटे मोटे कमरे बनाने पड़े कोई रहने के लिए, या फिर तुम्हारा गार्ड वार्ड है उनको रखना पड़ा, तो वो किसमें आएंगे, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। अब शुरुआत में ही होता है, एक बार तुमने एस्टेब्लिश कर दिया उसके बाद कोई काम नहीं। ठीक है, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। शुरुआत में गार्ड लगाए, रूम बनाए, वो क्या कहलाएंगे, वर्क चार्ज। इसकी कॉस्ट देखिए पूछी जाती है, इट इज अप्रॉक्स 2% ऑफ, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.5 से 2% होती है प्रोजेक्ट के कॉस्ट के बराबर। प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर 10 लाख की है तो उसका 1.5 से 2% क्या होगा, वर्क चार्ज। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट जितनी ये लिखाई जाएंगी ना, रेटिंग कितना परसेंट है, क्या है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एस्टिमेशन में, ये बिल्कुल याद हो पहली बात। तो वर्क चार्ज एस्टिमेट समझ में आ गया। इसी के साथ दूसरा होता है टूल एंड प्लान्स। टूल एंड प्लान क्या होते हैं, जो काम करने के लिए टूल्स की जरूरत होती है। टूल्स खरीदने पड़ेंगे, कुछ कुछ तो परमानेंट खरीदने पड़ेंगे, कुछ किराए पे लेने पड़ेंगे। जेसीबी तो खरीद नहीं सकते हैं, किराए पे लेनी पड़ेगी, तो उनको या तो खरीदना है या फिर किराए पे लेना है। उनके ऊपर जो खर्चा आता है वो किस में आएगा, टूल एंड प्लान। कॉस्ट ऑफ, या तो खरीद लिया या फिर रेंट पे ले लिया। ये कितना होता है, ये 1 से 1.5% होता है। कितना होता है, 1 से 1.5%। 1 से 1.5% होता है प्रोजेक्ट कॉस्ट का, याद रखना। ये 1 से 1.5 है और ऊपर वाला 1.5 से 2 है। और अच्छा स्टेब्लिशमेंट कितना था, 1.5 से 2। टूल एंड प्लांट 1 से 1.5। थर्ड आता, इसके बाद आती है कंटीजेंसी। क्या आती है, कंटीजेंसी क्या होती है, कंटीजेंसी कह दो या फिर इमरजेंसी कह दो, बात वही है। कंटीजेंसी का हो या इमरजेंसी का हो, बात वही है। अब प्रोजेक्ट में इमरजेंसी नहीं बोला जाता, कंटीजेंसी बोला जाता है। केवल इमरजेंसी नहीं है, लगभग उसके जैसा है, इन्होंने मान लो पर परफेक्ट नहीं। अब कंटीजेंसी में क्या होता है, कुछ ऐसे काम जो प्रोजेक्ट के नहीं है, अचानक आ गए। क्या हुए, अचानक आ गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अभी किसी के वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, कॉस्ट कौन भरेगा, मालिक ही भरेगा, उसके काम करते हुए आया। अनफॉर्चुनेट है, कुछ प्रोजेक्ट की कॉस्ट नहीं थी, पर ऐसे खर्चे आ जाते हैं जो हमें जबरदस्ती देने पड़ते हैं। अब बारिश आ गई, बाई चांस कुछ टूट काट गया तो उसका और खर्चा आ गया। तो ये क्या है, अनफोर्चुनेट रीजन जो हमें पता नहीं है और ना ही प्रोजेक्ट के हैं,
पर किसी कारणों के वश आ गए काम के अंदर, तो वो क्या कहलाएंगे, कंटीजेंसी कहलाएंगे। इसका अलग से फंड निकाल के रखना पड़ता है पहले से, ठीक है, ठीक, कॉस्ट ऑफ रीजन, इंजरी हो गई, क्या हो गया, सडनली साइट विजिट करनी पड़ेगी, किसी रीजन से कुछ हो गया, पंगा आ गया, सडन साइट विजिट एंड मिसहैपन, कुछ मिसहैपन हो गया, कुछ मिसहैपनिंग हो गई है ना, जो होना नहीं था हो गया ऐसी चीज, तो उनके लिए क्या होगा, कंटीजेंसी फंड निकाला जाएगा। इसकी वैल्यू होती है, दिस इज 3 to 5%। ठीक है, और कैसे होती है, 4 हो गई, और कैसे कंटीजेंसी हो गई, पूरा इंश्योरेंस हो गया, इंजीनियरिंग कॉस्ट हमारे पैसे, उसका नाम क्या है इसका, इंजीनियरिंग कॉस्ट। अब एक इंजीनियर भी तो चाहिए जो अपनी देख रेख में काम करेगा, इंजीनियर चाहिए ना, काम को देखता रहेगा, करेगा तो कुछ नहीं, बस खड़ा रहेगा वहाँ पे देखता रहेगा काम चल रहा है, करता नहीं, देखता रहता है, क्योंकि इंजीनियर से यार ठेकेदार को पता होता है, बस फिर भी पैसे तो हमारे बनते हैं, हमने पढ़ाई की है। डिपार्टमेंटल कॉस्ट, इंजीनियरिंग कॉस्ट, कॉस्ट क्या करता है, फॉर एवोल्यूशन करेगा ना, काम कैसे चल रहा है ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर कह सकते हैं रिव्यू, क्या करेगा, रिव्यू करेगा, देखेगा, इसके पैसे होते हैं 10%, कितने होते हैं, 10% ऑफ जो प्रोजेक्ट होता है वो किसके होते हैं, डिपार्टमेंट के होते हैं, कोई भी काम करवाना है तो उसके 10% किसे देने पड़ेंगे, डिपार्टमेंट को देने पड़ेंगे, फिर सब मिल बांट के सबको मिल जाएंगे, ठीक है, तुम्हारे इसमें, चलो आगे चलते हैं, सप्लाई, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी क्या है, पानी के पैसे, इसके भी तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, और सातवां है इलेक्ट्रिफिकेशन। प्रोजेक्ट में कितना वाटर सप्लाई और सैनिटरी के पैसे आने वाले हैं, पानी देना पड़ेगा ना, रेता बजरी मिलाने के लिए, और साफ सफाई के लिए वहाँ पानी देना पड़ेगा, तो कितना होता है, ये होता है 8%, कितना होता है 8% ऑफ द प्रोजेक्ट। और ऐसे इलेक्ट्रिफिकेशन करवाना पड़ेगा, उन्हें लाइटिंग देनी पड़ेगी, मशीन चलानी है, बहुत सारी चीज चलानी है, इसमें भी क्या देनी पड़ेगी, लाइटिंग देनी पड़ेगी, तो ये भी होती है 8%, दोनों सेम होती है, 8% ऑफ द प्रोजेक्ट, 8% ऑफ द, ये तुम्हारे घर की लाइटिंग नहीं है, ये घर के बाद में होगी, काम करवाने के लिए कितनी लाइटिंग दी गई, मशीन चलवाने के लिए, अंदर काम करवाने के लिए रात में, जो भी है उसके लिए कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का खर्चा आने वाला है, काम होने के लिए जितना इलेक्ट्रिफिकेशन का खर्चा है वो 8% है, ऐसे कितना पानी काम करने के लिए देना पड़ेगा, पियेंगे लोग उसमें ही, जो भी करना है उनको, साफ सफाई है जो भी है, और काम करने के लिए भी रेता बजरी मिलाना है, सब कितना पानी का खर्चा आने वाला है वो क्या है। अब करते हैं, सारी चीजें तुमने बेसिक पढ़ ली, तो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आखिरी क्लास समाप्त है। पहला क्वेश्चन, 10 बजे क्या लगे, ठीक है,
बिल्डिंग। टोटल प्लिंथ एरिया ऑल बिल्डिंग 5000 मीटर स्क्वायर। कितना है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है इसका टोटल प्लेन एरिया कितना है 5000 मीटर स्क्वायर। पहला दिया है इसमें प्लेन एरिया रेट। जो हमारा प्लेन एरिया रेट है वो है 5000 पर मीटर स्क्वायर। दूसरी बात दी है कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई 8% ऑफ द प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन वो भी सेम है। कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चर फीचर 1% ऑफ बिल्डिंग। मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट के बराबर है 1%। पांचवी चीज दी है कंटीजेंसी 3% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। लास्ट है सुपरविजन का 8%। टोटल कॉस्ट बता देनी प्रोजेक्ट। जितना बड़ा क्वेश्चन करने में लगा एक लाइन लगेगी सॉल्व करने में, क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। प्लेन एरिया एस्टिमेट के ऊपर ये लगभग बाकी जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसके ऊपर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर में आया हुआ है। इस बार का एसएससी का नंबर है लेके आना पड़ेगा। शुगर में ना साल की सफर हुई पहला पहला किसका दिया कल दिया था क्या
सी तारीख की? 14 की तो 9 सुधर गई थी ना जनवरी की, तो आ जाने की इस बार भी उतनी जाएगी पता, ठीक है उतनी है लगभग, लगभग का पेपर वैसा ही रहा था, पर कट ऑफ में रहना नहीं है कम से कम ज़्यादा टारगेट होती है 130 दिखा दो, बिल्कुल कट ऑफ करके फायदा नहीं, कट ऑफ में रहोगे बी आर मिल जाएगा। फिजिकल होता है बहुत ड्रामा है, फिजिकल करवाना है, हार्ट पीरियड नहीं होने, मैं तो आपसे पूछा एग्जाम कोई नहीं पढ़ता जिसमें फिजिकल सोचा ही नहीं फिजिकल कट ऑफ से ऊपर ही आने, तो अगर 10 की गई है 21 नंबर ऊपर कट ऑफ में रहेगी कोई फायदा नहीं। चलो फिर से करो फिलहाल, हो गया। जीएस में कितने नंबर जीएस कम थे, जीएस छोड़ो, जीएस के 3 महीने चल रहा है, अगस्त आ गया ना, अगस्त चल रहा है, 3 महीने मान के लो, 2.5 महीने शुरुआत में तो नहीं होगा, आपकी बात ही 2-2.5 महीने बहुत होते हैं तो करते हैं, पहले से कुछ नहीं होता मुझे चलते देखो, कुछ नहीं कह रहा हूँ, सब कुछ तो दिया आपने, पहले बोल दिया था प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया का क्या दे दिया, कॉस्ट दे दी, तो पहला आ गया प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है 5,000 और 5,000 से 5,000, 5,000 तो पर मीटर स्क्वायर का रेट था, ठीक है ना, 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया रेट था, और 5,000 स्क्वायर मीटर ही प्लिंथ एरिया देता है। ये क्या था रुपए पर मीटर स्क्वायर, ये क्या था प्लिंथ एरिया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा, तो कितना हो गया 25 तो 10 की पावर, मतलब इतना तो प्रोजेक्ट कॉस्ट है। इसके बाद ये चीजें एक्स्ट्रा है, क्या क्या है 8% ये, 8% ये, 1% ये, 3% ये, 8%, तो टोटल कितनी परसेंट हो गई 8 दूनी 16, 8 या 24, 1 25, 25 3 मतलब 28% ऑफ द प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा रुपए लग रहे हैं, हो गया, इसका 28% निकाल दो, ट्वेंटी फाइव 28 8% निकाल, इसका मुझे क्या निकालना था 28%, निकलता परसेंटेज क्या ही वैल्यू, वैल्यू का इससे का 100, ठीक है, उसका गया 7 × 10 की पावर 6, कितने रुपए एक्स्ट्रा लग गए इन सब चीजों को करवाने में, कंटीजेंसी वाटर सप्लाई ये जो जो भी चीज थी उसमें कितने रुपए एक्स्ट्रा लग गए 7 × 10 की पावर, हो गया फिर, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, सबको जोड़ दो 25 + 7 10 की पावर 25 7 कितना होता है 32, 32 to 10 की पावर 6, समझ में आया, था क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, तो क्या किया प्लिंथ एरिया एस्टिमेट का फॉर्मूला लिखाया था, प्लिंथ रेट इनटू प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई किया, रेट आ गया, इसके बाद इतना एक्स्ट्रा रुपए लगे, सबको जोड़ दिया, इतना परसेंटेज को जोड़ के इतना रुपए एक्स्ट्रा लगे, दोनों को जोड़ दिया, टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई, कितना आएगा ये लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ 20 लाख, कितना है 3 करोड़, ठीक हो गया, चलो फिर देख लो, अभी आज के में कोई डाउट है पूछ लो, मैंने निकल रही आज कितना हो गया, तो हो गया, आराम आराम से चलता है हमारे पास टाइम, जैसे लगेगा लंबी क्लास देंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, एस्टिमेशन क्या है, क्यों किया जाता है, उसके बाद एस्टिमेशन करने के लिए क्या क्या जरूरत है, फिर एस्टिमेशन के मेथड के ऊपर आए, उसमें से आज हमने अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन की चारों मेथड पढ़ी।
कुछ जनरल टर्म्स पढ़ी क्या क्या यूज है। कल को हम चलेंगे डिटेल एस्टिमेट में, उसके बाद आगे की चीजें होती है, क्वांटिटीज कैसे निकाली जाती है वो देखेंगे। डिटेल एस्टिमेट थोड़ा इनको टाइप टॉपिक है, ठीक है। तो ये तो हमने इसका पढ़ा। कल एक बार पढ़ के आना, हम रिवाइज करेंगे शुरुआत के 10 मिनट में। इसे तुम ही बोलोगे उस टाइम, मैं लिखते जाऊंगा, तुम बोलोगे शॉर्ट में। हाँ बोलो। और तुम्हें जीएस के लिए जानना था, जीएस में जल्दी बंद कर दो इसे, बंद कर दो। ऑफलाइन आने का कुछ तो फायदा होना चाहिए।